हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जैसे कि हमने कहा था कि आज हम लोग MCO 05 के जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है और जितना हम लोग कोशिश कर सकते थे, अब क्या है हमारे पास रिवीजन का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो MCO 05 को अगर मैं लेकर चलूँ तो MCO 05 में जितने न्यूमेरिकल्स थे वो हमने किए, राइट। अगर आप लोग लास्ट वीडियोस देखेंगे तो उसमें जितने न्यूमेरिकल्स थे और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने दिखाए हैं करके। और अगर किसी बार 10 ईयर हो तो आप लोग 10 ईयर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। लेकिन 10 ईयर में अगर आपको 10 ईयर किसी का लेना हो, अगर आपको मेरे से आइडिया चाहिए तो मैं कहूँगा 10 ईयर आप लोग जो गुली बाबा है उसका तो बिल्कुल भी मत लेना। इतनी मिस्टेक्स होंगे उसमें, इतनी मिस्टेक्स होंगे कि आपके खुद के क्लियर कॉन्सेप्ट से भी बेकार हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉट फॉर प्रमोशन बट सीरियसली गुली बाबा इज़ नॉट गुड 10 ईयर फॉर अस। ओके। सो अगर हम लोग देखें कि हमने न्यूमेरिकल्स करने, तो हमने सारे न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं। मैंने आपको कहा था मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला के दूंगा। तो जो हमारी थ्योरीज है, क्योंकि 60% हमारी थ्योरी है, न्यूमेरिक्स कम है और थ्योरी ज़्यादा है। हाँ, एग्जाम में आपको 9 to 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से आपको सेलेक्टिवली 5 to 6 क्वेश्चंस करने होते हैं, राइट। तो मैंने कुछ बेसिक चैप्टर जो कि जिनके रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, जो कि लास्ट 3 से 4 साल तक रिपीटेटिव पूछे जा रहे हैं और ये आपको क्वेश्चंस आते भी हैं अच्छे से। तो आपके लिए मैंने जो क्वेश्चंस फाइंड किए हैं, ये मेरे हिसाब से जो ये क्वेश्चंस हैं, जो मैं अभी आपको थ्योरीज बताने वाला हूँ, ये थ्योरीज आपको अच्छे से अभी मैं समझा भी दूंगा। इसे आप अच्छे से, मैं आपको जो PDF है इसका विद आंसर मैं PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जो चैनल है हमारा VK स्मार्ट क्लासेस, उसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा। बस आप इसे लर्न कर लीजिएगा। MCO 05 मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट है। इसके अलावा और MCO 05 में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिक्स की सारी वीडियोस आपके पास है, थ्योरी की PDF आपके पास है, बस इससे एक्स्ट्रा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और बाकी सब्जेक्ट्स हमें कवर करने हैं तो हमारे पास अभी टाइम है कि हम बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करें। MCO 07 मैंने सोचा कि अब कुछ दिनों में मैं MCO 07 लेके आऊँ। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि विदिन 2 डेज़, एवरी 2 डे में आपको MCO 07 की भी वीडियोस मिल जाएंगी, राइट। तो अभी हम लोग MCO 05 के लिए चलते हैं। MCO 05 में हमने न्यूमेरिक्स कर लिए थे और हमारे पास जो थ्योरीज हैं, अब हम थ्योरीज करने जा रहे हैं, ओके। तो क्या है जो आपकी थ्योरीज हैं, थ्योरीज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग 11 से करते आ रहे हैं और ये आंसर आप सबको आना भी चाहिए। देखो मुझे लगता नहीं था कि क्वेश्चन डालना चाहिए, बट फिर भी मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन मैं बता दूं कि क्वेश्चन क्या है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर MCO 05, राइट। ओके। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी बेस्ड, वो है कि व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं आपको फिर बता दूं कि आपको PDF आपको हमारे VK स्मार्ट क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी मैं आपको ये सारी थ्योरीज जो हैं वो समझा देता हूं, क्योंकि देखिए एग्जाम तो क्लियर होना ही है लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, राइट। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्कस द यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस कंसर्न। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये है क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में बोला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि बिजनेस के लास्ट ईयर, यानी कि बिजनेस का जब ईयर ख़त्म हो जाता है तब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं, ताकि हम लोग ये एनालाइज कर सकें कि जो हमारा बिजनेस है वो अच्छा रन कर रहा है कि नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 तरह की शीट्स इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड PNL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट, राइट। तो ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस, ठीक है। इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये जो पार्टीज़ हैं, जो इंटरेस्टेड हैं पार्टीज़ बिजनेस करने के लिए, उनके लिए कैसे मददगार साबित होता है। तो मैं आपको आंसर के साथ एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। आंसर है हमारा ये, हमारा क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड how it helps to others or business persons, right। देखिए क्या है,
जो आपको इसमें आपको वेल लैंग्वेज में आंसर लिख के दिए गए, अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे गारंटीड। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड विच इज़ जनरली 1 ईयर। These include income statement, trading and P&L account and position statement, बैलेंस शीट। ये सब मैंने आपको बताया अभी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लास्ट के ईयर के आखिर में बनता है और उसमें ये शीट्स इंक्लूड होती हैं। दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट एज वेल एज टू द आउटसाइडर्स लाइक इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। देखिए सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पर्सन है राहुल, ओके राहुल है वो हमारे वीकेएस स्मार्ट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, राइट। तो वो कैसे जानेगा कि जो हमारा बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है कि डाउनफॉल कर रहा है, वो कैसे जानेगा? वो जानेगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। वो ये देखेगा हमारे पीएनएल के अंदर कि जो हमारा पीएनएल है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट मतलब ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है कि प्रॉफिट ईयर बाय ईयर घट रहा है, ठीक है। वो हमारी बैलेंस शीट देखेगा कि हमारी बैलेंस शीट में जो एसिड्स हैं वो एसिड लाइबिलिटी के मुकाबले में ज़्यादा है कि कम है या इक्वल है, राइट। तो इस तरीके से राहुल ये डिसीजन ले पाएगा कि हमारे इन स्टेटमेंट्स को देख करके, हमारी कंपनी के फेस को देख करके, गुडविल को देख करके फैसला नहीं लेगा, इन स्टेटमेंट्स को देख के फैसला लेगा कि जो उसे हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है एज इट इज़। इसी का मतलब है डिसीजन मेकिंग। हाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प अस टू फॉर डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हैं, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके ये फैसला ले सकते हैं कि क्या ये बिज़नेस आगे रन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव यही है कि वो बिज़नेस का जो रिजल्ट्स हैं, बिज़नेस क्या काम कर पा रहा है क्या नहीं कर पा रहा है, उसे लोगों के सामने रख सकें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिर्फ इन्वेस्टर्स को ही नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे जो बिज़नेस के अंदर के मैनेजर्स हैं, जो कॉस्ट कटिंग डिपार्टमेंट है, जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, जो अकाउंटेंट्स हैं, मतलब हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उनको भी हेल्प करता है। इनफैक्ट हमारे एमडी ऑनर को भी हेल्प करता है ये देखने में कि मेरा बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, रन कर सकता है कि नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई डोंट थिंक कि इस पर ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए क्योंकि आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, सिंपल लैंग्वेज में भी लिख के आएंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएबल, फिक्स एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि हमें डिफरेंस निकालना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ओके। देखिए ये सारे क्वेश्चंस मैंने कोशिश किए हैं उन क्वेश्चंस को रखने का यहाँ पर जो कि बहुत रिपीटेटिवली हमारे एग्जाम से पूछे गए हैं सारे जून और दिसंबर के बैचेस में। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए सारा जो मतलब कि जो आपको लर्न करना है वो आंसर्स मैंने आपको PDF में रख दिया है। आप लोग PDF को डाउनलोड करिए और PDF में से लर्निंग करिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखिए वेरिएबल कॉस्ट, राइट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज, वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि व्हेन लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस देन वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा मतलब बताया ना, यानी कि गिरे तो डाउनफॉल होगा तो डाउनफॉल होगा और इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन आवर आउटपुट, यूनिट ऑफ आउटपुट, राइट, ओके। नेक्स्ट हमारा फिक्स कॉस्ट, जो हमारा फिक्स कॉस्ट है मैंने इसी में आपको जो अभी समझाया इसी के अंदर इसके पॉइंट्स निकल गए। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, हमारा जो आउटपुट है उसके इंक्रीज होने के साथ हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता है, उसके डिक्रीज होने के साथ हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होता है। हमारा फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ आउटपुट बिकम्स हायर और लोअर। यानी कि आउटपुट चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहता है। बट फिक्स कॉस्ट देखिए अब हम MCOM कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कन्फर्म, देखिए एक लाइन है जो बहुत मेजर है इसके अंदर, फिक्स कॉस्ट
फिक्स्ड रहता है फॉर अ सर्टेन पीरियड, फॉर या फिर फॉर अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है। फिक्स कॉस्ट क्या है, एक मतलब कि हम लोग अपने जो हमारी जो फैक्ट्री है, हम लोग फैक्ट्री के अंदर 2 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें हमारा 1 लाख रुपीज़ खर्च होता है फिक्स कॉस्ट का, मशीनरी का, एनर्जी का, सबका। बट कल को मैं वहाँ पर 10 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, तो क्या उसी मशीनरी में काम हो जाएगा? नहीं, मुझे और मशीनरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और लेबर्स को वेज, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए फिक्स कॉस्ट एक लेवल ऑफ आउटपुट के बाद जाकर के इंक्रीज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये लाइन इसमें बहुत मेजर है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज पार्शियली फिक्स्ड एंड पार्शियली वेरिएबल, यानी कि ये थोड़ा सा फिक्स्ड भी है और थोड़ा सा आपका क्या है, थोड़ा सा फिक्स भी है और थोड़ा सा वेरिएबल भी है। देखिए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इट रेफर्स टू द कॉस्ट विच इज पार्शियली फिक्स्ड एंड पार्शियली वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। एज द लेवल ऑफ यूसेज ऑफ अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट आइटम इंक्रीजेज, द फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट विल नॉट चेंज while the variable component will change. For example, maintenance of building. देखिए, हमने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की, ओके, तो उस पर वर्किंग हो रही है, लेकिन उस बिल्डिंग में फिक्स कॉस्ट तो है ही, लेकिन उसमें कुछ मेंटेनेंस होता है, हर ईयर हमको उसको मेंटेन करना पड़ता है, 20,000 30,000 50,000 वो होता है काम के हिसाब से। तो इसलिए जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो कि कुछ तरीके से वो फिक्स्ड भी होते हैं, कुछ तरीके से वो वेरिएबल भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। हमने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किया सबका। मैंने एक वीडियो बना करके आपके उसमें टेलीग्राम में डाल रखा है, वहाँ से आप कर लेना इसे डाउनलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो का यहाँ पे देखिए, कुछ क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स से कि मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करवाया क्या, और इनफैक्ट कैश फ्लो का जो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है वो आपके इसमें है, जो आपके क्या नाम है, अगर आप 10 ईयर्स देखें, इसमें रिपीटेटिवली कई बार कैश फ्लो के स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन क्यों नहीं कराया, क्योंकि दिस इज मच कॉम्प्लिकेटेड। ओके, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से बनाना आता है। अगर आपने बीकॉम बहुत अच्छे से किया है, 12th अगर आपने अकाउंट्स अगर आपने अच्छे से की है, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे स्किप इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको वो क्वेश्चंस कराए हैं जिससे कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। हमारे पास टाइम कम था, अगर टाइम ज़्यादा होता तो हम लोग हर चैप्टर को बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअली पूरा टाइम दे करके पढ़ते, पर अभी टाइम कम होने की वजह से हम लोग वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जिससे हम मार्क्स गेन कर सकें और एग्ज़ाम क्लियर कर सकें, राइट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और कैश फ्लो की टेक्निक्स क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और कैश फ्लो की टेक्निक्स क्या है, राइट। टेक्निक्स देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या देख सकते हैं कि कैश हमारे यहाँ से कितना बाहर गया, कि कैश हमारा कितना अंदर आया, राइट, इतना ही हम उसमें से देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 देयर आर 3 एक्टिविटीज़। जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड बहुत अच्छे से जिन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है उनको ये सब टिप्स पे लर्न होने चाहिए, अब आप कुछ याद करने की जरूरत नहीं। हमारा क्या था, कैश फ्लो था हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और जो ये एक्टिविटीज़ थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या, देखिए मैंने सबका डेफिनेशन आपको दिया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एंटरप्राइज। इट इंक्लूड्स कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और कैश पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। देखिए मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारे जो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्या क्या हो गया, डायरेक्टली हो गया हमने कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा, ठीक है, हमने क्या नाम है सेल करी गुड्स की, और हमने वेजेस दिए लेबर्स को जो कि हमारा प्रोडक्शन बनाते हैं। एनर्जी जो कि डायरेक्टली हमारी फैक्ट्री में लग रही है, ठीक है, पावर जो फैक्ट्री में लग रही है, फ्यूल जो फैक्ट्री में लग रहा है, डायरेक्ट यानी ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम्स आते हैं ना, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट सब कुछ, वो सारा हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। ठीक है, सेकेंड हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वही है कि हमने इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं, फिक्स एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट्स में। फिक्स एसेट को मैंने लैंड बिल्डिंग लिया था, आज मैंने वो लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिया, या फिर मैंने कुछ नई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, तो उनमें जो कैश मेरा गया, खरीदने में कैश गया, बेचने में कैश आया, तो उनका जो इफेक्ट होगा वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो किया जाएगा। फाइनेंशियल, थर्ड हमारा है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो है हमारा, वो उसमें क्या इंक्लूड होता है, हमारा फाइनेंस। फॉर एग्जांपल अगर हमने क्या किया, हमने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए फॉर फंड्स, इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए, उससे फंड आएगा। हमने डेप्ट डिवेंचर से इशू कर दिए, हमने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, या फिर रिडम्पशन हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है डिवेंचर्स का, और हमारा इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमने मॉर्गेज ले लिया, लोन ले लिया बैंक से, तो ये सब कुछ हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है। तो ये 3 एक्टिविटीज़ थी कैश फ्लो स्टेटमेंट की, सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा, सबका फॉर्मेट जो है मैंने उसमें डिफाइन किया है, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी जो बजट, जो टेक्निक्स हैं, देखिए जो इसकी टेक्निक्स पे आते हैं। इसकी 2 तरह, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट डायरेक्ट और ट्रेडिशनल, एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट, राइट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ट्रेडिशनल और डायरेक्ट टेक्निक और इनडायरेक्ट टेक्निक में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का डिफरेंस है। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग सब में सेम होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो डिफरेंस है वो क्या है, डायरेक्ट में कैसे लिया जाता है, इसमें डायरेक्टली लिया जाता है कि कैश कितना आया, कैश रिसिप्ट पेमेंट्स डायरेक्ट लिया जाता है, मतलब डायरेक्टली सेल किया हमने, उससे कैश रिसिप्ट कितना हुआ, और हमारे वो बजट, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, कुछ किया, उसको डायरेक्टली इसमें लिया जाता है। इनडायरेक्ट में क्या है, इसमें नॉन कैश आइटम्स भी लिए जाते हैं। नॉन कैश आइटम्स कैसे, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, गुडविल लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, ऐसे सब कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है। और सबसे मेजर पॉइंट, डायरेक्ट ट्रेडिशनल टेक्निक जो है वो बेस्ड होती है सेल पर, सेल वैल्यू पर, ठीक है। और इनडायरेक्ट टेक्निक जो है वो बेस्ड होती है नेट प्रॉफिट पर, किस पे, नेट प्रॉफिट पे। तो ये हमारे टेक्निक्स का भी हो गया यहाँ पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन बजटरी, बजट, व्हाट इज बजट। देखिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ बजट्स इज कॉल्ड बजटिंग। यानी बजट को लेकर के जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, बजटिंग प्लानिंग करते हैं कि कैसे हमारा बजट होगा, कैसे बनेगा, सब कुछ, उसे बजटिंग कहा जाता है, ठीक है। बजटिंग क्या है, देखिए बजट जो है, मैं आपको एक बार सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ। बजट क्या है, हम लोग पहले से फोरकास्ट करते हैं, पहले से फ्यूचर देखते हैं कि क्या हम लोग आगे चल के ऐसा ऐसा काम करेंगे, ये सोच करके हम लोग अभी से एक बजट बना लेते हैं, उसी पे हम लोग वर्किंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग वो टारगेट अचीव कर सकें, ठीक है। यही इसके एडवांटेजेस हैं, यही इसके डिसएडवांटेजेस हैं। क्या है, बजट हमने पहले से फोरकास्ट कर लिए, तो एडवांटेजेस क्या हैं कि हम लोगों के पास एक बेस है। सारे पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारे पास एक बेस हो जाता है कि हाँ, हमको इसी तरीके से काम करना है, इतने ही एक्सपेंसेस करने हैं, ठीक है, और इतने एक्सपेंसेस करने हैं, इतने लोगों को हायर करना है, मतलब हर चीज़। तो इस तरह का एक बजट फिक्स कर दिया जाता है। एंड सेकंड, हमारा लिमिटेशंस क्या है कि हमने पहले से ही फोरकास्ट कर लिया कि यहाँ पे इतना पैसा लगेगा, बट टाइम, इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो एनवायरनमेंट, किसी का कोई भरोसा नहीं, कब एक्सपेंसेस बढ़ जाएं, कब एक्सपेंसेस घट जाएं, क्या हो क्या नहीं, है ना। तो इसलिए ये इसके लिमिटेशंस भी ये थे, और इसके वो भी एडवांटेजेस भी, ठीक है। बजटरी कंट्रोल, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया बजट क्या है और इसका सिस्टम क्या है बजटिंग का, यानी एक सिस्टम क्या है इसको बनाने का। थर्ड इसका आइटम है, पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पर कि इसकी वो क्या है, बजट की जो है फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे डेफिनेशन बताएं उसकी, बजट की, कि वो कितनी चीज़ों में डिफाइन किया गया है। देखिए, सिस्टमेटिक बजटिंग क्या है, सिस्टमेटिक बजटिंग है कि एफिशिएंट बजट, कि बजट सही तरीके से काम करे, उसे सही तरीके से बनाया जाए। उसका क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है बजट सेंटर्स। बजट सेंटर्स क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ बजट सेंटर्स क्या होते हैं। बजट सेंटर्स, सबसे पहला एक कंपनी है वीकेएस टेक्सटाइल्स, ठीक है। इसकी कुछ पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट्स इन द सेंस, कोई एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और होता है हमारा फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। ये होते हैं हमारे सेंटर्स,
तो इसलिए हमको हर सेंटर का एक फिक्स बजट, हमारा हर सेंटर का एक बजट बनाना चाहिए और ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सकें। सेकंड पॉइंट इज़ बजट कमेटी। कमेटी क्या है? देखिए, अगर हम लोग गांव वगैरह में जाते हैं, गांव में अगर कोई काम कराना होता है तो हम लोग क्या है, सारे गांव वालों को बुला करके, पंचायत बुला करके कुछ लोगों को चुन लेते हैं, वॉलंटियर्स को चुन लेते हैं कि ये हमारा काम करेंगे। तो अभी वॉलंटियर्स को मिला करके कमेटी बनाई जाती है। इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट से एक पर्सन को बुलाया जाता है, ठीक है। कुल मिला के 4 लोग हो गए, 4, 10, 15 जितने लोग हैं उनको मिला करके एक ग्रुप बनाया जाता है जो आपस में डिस्कस करते हैं कि हाँ, ये मेरे बजट में इतना, मेरे प्रोडक्शन में ये एक्सपेंस लगता है, मेरे मार्केटिंग में ये एक्सपेंस लगता है करके कमेटी बनाई जाती है, जैसे कहते हैं बजटिंग कमेटी। बजटिंग कमेटी, ठीक है। थर्ड, बजट ऑफिसर। देखिए, बजट ऑफिसर क्या है? बजट ऑफिसर इज लाइक मॉनिटर ऑफ क्लास। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो एक क्लास में हमारे मॉनिटर बनाया जाता था। हालांकि इसका मतलब कुछ नहीं था, पर फिर भी एक मॉनिटर बनाया जाता था, ठीक है। तो क्या है कि हमारा जो हमारा ये बजटिंग क्या है? बजटिंग ऑफिसर। बजटिंग ऑफिसर का मतलब ये है, बजटिंग ऑफिसर का मतलब ये है कि जब इन लोगों की कमेटी बन गई, इन्होंने तय कर दिया कि भैया 20 लाख का हमारा बजट है, आप दे दो। लेकिन कैसे वो यूज़ किया जाएगा, कहीं उसमें घपला ना हो, कोई दिक्कत ना हो, एक्सपेंसिव ज़्यादा ना हो और कम ना हो, इसलिए इसके लिए एक ऑफिसर, बजटिंग ऑफिसर बनाया जाता है जो कि उसे कंट्रोल करता है। इसे बजटिंग ऑफिसर भी कहते हैं और बजटिंग कंट्रोलर भी कहते हैं, जो उसे कंट्रोल में रखे, ठीक है। नेक्स्ट, बजट मैनुअल। व्हाट इज़ बजट मैनुअल? बजट मैनुअल क्या है? बजट मैनुअल इज एन बुकलेट। बजट मैनुअल इज एन बुकलेट और यू कैन से इंस्ट्रूमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। बजट ऑफ मैनुअल में ये डिफाइन किया जाता है प्रॉपर तरीके से बजट के मैनुअल में कि बजटिंग कैसे हुई, कितने लोग उसमें शामिल हुए, कितने टाइम तक हुई, उसमें क्या क्या पॉइंट्स रखे गए, कितना कॉस्ट फाइनल हुआ, कितना बजटिंग फाइनल हुआ। सब चीज़ों को एक डॉक्यूमेंट तरीके से पेश करने को हम लोग बजट मैनुअल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बजट पीरियड। देखिए, बजट पीरियड है ना, बजट शॉर्ट टर्म के लिए भी होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी होते हैं, लेकिन जनरली जो बजट बनाया जाता है वो एक फाइनेंशियल ईयर यानी 1 ईयर के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे जिनको अगर हम लोग ध्यान में रखें तो एक सिस्टमैटिक बजट बनाया जा सकता है फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे। आइए फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे डिफाइन करते हैं बजट को, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे बजट जो है वो 2 जगह पे डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है फिक्स बजट, सेकंड होता है फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट क्या होता है? फिक्स बजट जो होता है वो जो फाइनेंशियल ईयर है उसके स्टार्टिंग में बना लिया जाता है, ठीक है, यानी कि पहले से ही फॉरकास्ट, यानी पहले ही बना लिया जाता है, ओके। इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं किए सकते हैं बीच में, चाहे वैल्यू, और ये किसी से वैरी नहीं करता, चाहे आउटपुट लेवल बढ़े कि घटे, ये चेंज नहीं होता है। तो फिक्स कॉस्ट बजट इज मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू ICMA लंडन। फिक्स बजट इज अ बजट विच इज डिजाइन टू रिमेन अनचेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेन्ड, यानी कि लेवल ऑफ आउटपुट के साथ ये चेंज नहीं होता है, फिक्स बजट फिक्स ही रहता है और वो हमारे फाइनेंशियल ईयर से पहले बनाया जाता है। ये हमारा जनरल बजट होता है जो कि हर कंपनी यूज़ करती है, बनाती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट क्या है? देखो, फ्लेक्सिबल बजट वो है, फ्लेक्सिबल बजट सीधी सी बात है जो कि वैरी करता है, which varies with the level of output. If level of output increases, flexible budget will change. Decreases, flexible budget will change. For example, आज 1 लाख का आउटपुट था, 1 लाख यूनिट्स का, मैंने आज 20 लाख का बजट बनाया ये सोच के कि आगे चल के हम ये काम करेंगे, लेकिन 4 महीने बाद ही मेरा लेवल ऑफ आउटपुट हो गया 20 लाख, ठीक है। 1 लाख का था 20 लाख हो गया, तो अब उसके लिए मुझे बजट जल्दी से रिवाइज करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप 1 लाख वाले कॉस्ट पे 20 लाख की वो तो नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट वेरीज विद लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट इज द बजट विच वॉज मेड आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंस इन बिहेवियर बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि फ्लेक्सिबल बजट में फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट्स को देखा जाता है, क्या कॉस्ट बढ़ रहा है, क्या कॉस्ट घट रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसको देख करके फ्लेक्सिबल बजट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस हमारे हो गए सारे, ये हो गए हमारे, ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया बजट से रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये है जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग, व्हाट इज जीरो बेस बजटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल
और ज़ीरो बेस बजटिंग। पहले ज़ीरो बेस बजटिंग क्या है, देखो ज़ीरो बेस बजटिंग कुछ नहीं है। ज़ीरो बेस बजटिंग एक टेक्निक है, ये देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए, ये देखने के लिए कि जो हमने एक जनरल बजट बनाया है वो बजट सही से काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हर पैमाने से, हर तरीके से, हर पॉइंट से बजट को चेक करने के तरीके को, टेक्निक को हम लोग ज़ीरो बेस बजटिंग कहते हैं। यानी ज़ीरो लेवल से हम लोग बजट को चेक करके देखते हैं कि बजट सही है कि नहीं है। ठीक है, तो आप बुक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इट इज़ द न्यू टेक्निक डिज़ाइन टू रिवाइटलाइज द बजटिंग। बहुत महंगा वर्ड है रिवाइटलाइज। रिवाइटलाइज का अगर आप हिंदी में अर्थात निकालेंगे तो इसका मतलब होगा पुनर्जन्म। ठीक है, तो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो बेस बजटिंग। देखिए, इट इज़ अ न्यू टेक्निक डिजाइन टू रिवाइटलाइज द बजटिंग। अ कंपनी शुड नॉट ओनली मेक डिसीजंस अबाउट द प्रपोज न्यू प्रोग्राम्स, इट शुड ऑल्सो टू रिव्यू द अप्रोप्रिएटनेस। लाइन पॉइंट टू बी नोटेड, कंपनी शुड नॉट ओनली मेक डिसीजंस अबाउट द प्रपोज न्यू प्रोग्राम्स। यानी कि कंपनी सिर्फ न्यू प्रोग्राम्स को बनाती ही नहीं है, उसके साथ उसे रिव्यू भी करती है कि क्या ये सही है, क्या ये काम कर सकता है। उसी को हम लोग जीरो बेस बजट टेक्निक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके स्टेप्स क्या हैं, यही स्टेप्स हैं इसके, डिटरमाइन करना कि बजट काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है और कितने लेवल तक ये जा सकता है, सब कुछ। तो ये हमारा जीरो बेस बजटिंग है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल और जीरो बेस, देखिए ट्रेडिशनल बजट क्या है। ट्रेडिशनल बजट ये है कि वो पहले से ही फिक्स्ड हो जाता है और हम लोग पहले से ही देख लेते हैं, ये हमने बजट बनाया है वो सिर्फ बेस्ड होता है हमारे एक्सपेंसेस पे और रेवेन्यूज़ पे। वो ये सब चीज़ें नहीं देखता कि क्या वेस्टेज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, इसी तरह लेकिन जो जीरो बेस है इसी के लिए बनाया गया है। जीरो बेस यही चीज़ें तो देखता है कि क्या बजट काम करेगा, क्या बजट जो है हमारे हिसाब से काम करेगा कि नहीं करेगा, ये सब चीज़ें जीरो बेस बजट देखता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो है, हमारे ये 5 क्वेश्चन हैं। ओके, ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं MCQ 05 के। तो मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से MCQ 05 की बुक यहीं पे क्लोज होती है। क्लोज होती है। अब क्या है कि जो हमारा MCQ 05 है, मेरे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा सकता था मैंने आपको कराए। न्यूमेरिकल्स भी करा दिए। हमारे जो 60% हमारा थ्योरी था वो इसके हिसाब से क्लियर होगा, बिल्कुल होगा। और 40% जो न्यूमेरिक्स है वो मैंने आपको कराए। ठीक है, जो इजी थे वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। अब कोई दिक्कत होगा अगर क्या नाम है, आई डोंट थिंक कि MCQ 05 में कोई दिक्कत होगा। बाकी की बुक्स हैं वो सब थ्योरेटिकल है, मैंने देखा है। MCQ 07 में भी न्यूमेरिक्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, MCQ 07 की कुछ वीडियोस मेरे चैनल में पहले से ही आप देख सकते हैं। वो बीकॉम से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, वही उन्हीं को आगे ला कर रखा गया है, खाली कुछ कॉन्सेप्ट चेंजेस हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 2 डेज़ अगर मैं कोशिश करूँ जल्दी जल्दी वीडियोज़ लाने की, तो मैं MCQ 07 को कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास MCQ 05 तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। MCQ 05 को अब आप साइड में रख दो, जो वीडियोस मैंने डाली हैं उन्हें पढ़ लो, और जो मैंने आपको PDFs मेरे टेलीग्राम चैनल में डाले हैं उन्हें आप अच्छे से स्टडी कर लो। बस MCQ 05 कंप्लीट, उसमें आपका 75% अब मार्क्स लाना गारंटीड है। ठीक है, इसके बाद हम लोग MCQ 07 पे वर्किंग करेंगे। ओके, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और बी स्टडी, क्योंकि अब हमारे पास 20 डेज बचे हैं खाली। ठीक है, सो बी वर्क करो। ओके।